दोस्तों इस मॉनसून सत्र में एक ऐसा बिल पेंडिंग है जो जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तो फॉरेन फंडिंग और इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, जी हां, जो फाइनल एक रिफॉर्म लाना है जिसके द्वारा भारत में फॉरेन फंडिंग पे वो आखिरी रोक लग सके, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, यदि फॉरेन फंडिंग रुकेगी तो कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई पेड सो कॉल्ड आंदोलन जीवी हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा समस्या बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं अगर आप उनकी बात करें तो उनके आजीविका पर सवाल उठेगा, तो वो सड़क पर तो आएंगे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एफसीआरए अमेंडमेंट बिल की। काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। गवर्नमेंट ने कहा है कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाएंगे, तो उसमें डरने की बात नहीं है। जो बात है, जो क्लैरिफिकेशन है, वो उसमें दिया गया है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो एफसीआरए अमेंडमेंट को लेकर बड़ी ज्यादा, अगर आप देखें तो जो एनजीओज हैं, वैसे ही कई राज्य हैं, वहां पे काफी ज्यादा डर का माहौल है। दोस्तों आप देख सकते हैं अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है सेंटर के प्रपोज्ड फंडिंग लॉ के खिलाफ। वैसे ही मिजोरम कांग्रेस ने कहा ब्लैक डे है। केरला असेंबली में रिजोल्यूशन पास हुआ कि विड्रॉ किया जाए एफसीआरए रूल्स। भारत तक तो ठीक है, हमारा लॉ है, भारतीय तो बात करेंगे ही, लेकिन विदेशी भी कूद पड़े हैं। जी हां, अगर आप देखें तो इसमें यूएस पार्टीज यूनाइट हो गए हैं कि एफसीआरए को भारत नहीं बदल सकता। क्या डेमोक्रेट्स, क्या रिपब्लिकन्स, यहां पे डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, यूएस कांग्रेसमैन लिखने लगे, मार्को रूबियो भारत जा रहे हो, देख के आना, एफसीआरए इंप्लीमेंट भारत ना कर दे, अमेंडमेंट ना कर दे। मार्को रूबियो ने किया भी वैसा ही, दौड़े दौड़े गए। आप देखें तो यहीं पर आप देखिए मदर टेरेसा फाउंडेशन में वो गए भी। वैसे ही आप देख सकते हैं सिविल राइट ग्रुप्स, क्रिश्चियन ग्रुप, सभी के सभी परेशान हैं इस नए एफसीआरए के अमेंडमेंट से। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है और इसकी क्या आवश्यकता है? क्या एनजीओज पर पैनी नजर रखना आवश्यक है? दोस्तों अगर आप बात करें भारत की, तो यह बात किसी से छुपी नहीं है। एनजीओज कई हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, और कई ऐसे भी हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भी काम करते हैं। जी हां, आज से ही नहीं, यहां पे आप देख सकते हैं इंडियन पीएम मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जो एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट हो रहा है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही थी जो रशिया बना रहा था, उसके खिलाफ यूएस एनजीओज थे। जी हां, पीएम मनमोहन सिंह जी के ये शब्द हैं। उन्हीं के दौरान आईबी रिपोर्ट भी आया था कि ये जो फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं, ये 2% तक भारत का ग्रोथ रेट ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। दोस्तों ये बात तब भी उतनी ही सच थी जितनी आज है। आज तो दुनिया और ज्यादा वेल कनेक्टेड और ज्यादा ग्लोबलाइज्ड है। तो ये कहीं ना कहीं जो मेनेस है, ये जो इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस है, जो फॉरेन फंडिंग है, ये बढ़ा है। दोस्तों आप देख सकते हैं आज भारत में भी उसी प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पे अमेजन का डेटा सेंटर लग रहा है, उस पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स के नाम पे स्थानीय लोकल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों एआई, आपको 21वीं सदी में आगे बढ़ना है, आपको कहीं ना कहीं डेटा सेंटर्स चाहिए, वो भारत में लगाने होंगे। लेकिन जो वो डेटा सेंटर लगाएगा, जाहिर सी बात है उसी के ऊपर अगर आप देखें तो डेटा सेंटर्स हैं, तो एआई का एलएलएम भी उसी पे कहीं ना कहीं बेस्ड होना है और बाकी चीजें भी होनी है। तो डायरेक्टली हमारे ग्रोथ एस्पिरेशंस पर हमला होना शुरू हो गया है। वैसे ही आप देखें तो यूएस में भी इस प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वहीं चाइना में बेहिसाब डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। वैसे ही आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में एंटी डैम प्रोटेस्ट हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ठीक नॉर्थ में जाएंगे, चाइना का जो तिब्बत वाला है ना हिस्सा है जो चाइना ने दबा के रखा है, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आए दिन आपको बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं। वहां कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक नीचे जहां अरुणाचल प्रदेश आता है वहां पे डैम्स बनते हैं तो प्रोटेस्ट शुरू हो जा रहे हैं। वैसे ही आप देखिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जो कि कहीं ना कहीं मलक्का पे भारत की पैनी नजर रखवाएगा, उस ग्रेट निकोबार में एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट हो रहा है। क्लियरली दोस्तों एक तबका है जो आंदोलन जीवी कहलाता है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के इस प्रकार से इंटरेस्ट को हर्ट करना चाहता है, और उसमें फॉरेन फंडिंग का बड़ा रोल होता है। क्लियरली उन एनजीओज पर पैनी नजर रखनी होती है, और उसमें वो जो लास्ट माइल रिफॉर्म है, वो आखिरी मिसिंग पीस, जो कि हमारे फॉरेन फंडिंग के एनजीओज के फॉरेन फंडिंग के ऊपर कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे केस को वाटर टाइट बनाता है, वो मिसिंग पीस इंप्लीमेंट होना बाकी है इस मॉनसून सत्र में। क्या होने वाला है, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, आइए जरा आज उसी पर चर्चा करते हैं। पर उससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है आपके लिए दोस्तों, हम आइकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। जी हां, आप अगर देखें तो इस सब्सक्रिप्शन में आपको वीडियो मेंटरशिप मिलता है डायरेक्टली टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अनलिमिटेड 1-to-1 मेंटरशिप है हर 3 दिनों में। वैसे ही आप देखें तो 12 ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइव और रिकॉर्डेड भी आपको एक्सेस मिलता है। यूआरटीएस, एमआरटीएस यानी प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, सब कुछ मिलता है। और ये अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर है दोस्तों, स्टार्टिंग का डिस्काउंट है 74,999 रुपए में मिल रहा है। इन शॉर्ट दोस्तों कुछ इस प्रकार से, जैसा आप देख सकते हैं
जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड KC10 लेते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड कमेंट में आपको लिंक मिलेगा। उसके साथ आपकी वीडियो मेंटरशिप, अगर आप KC10 यूज कर रहे हैं तो मेरे साथ कुछ इस प्रकार से होगी। हर 3 दिन में आपके जो भी डाउट्स हो रहे हैं इस प्रिपरेशन में वो एड्रेस किए जाएंगे। इसके सिवा अनलिमिटेड मेंटरशिप मिलती है इसी प्रकार के क्वालिफाइड मेंटर से। वैसे ही अगर आप देखें तो URTS प्लस MRTS इवैल्यूएशन डिलीवर्ड आपके डोर स्टेप पे होता है। 12 से अधिक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। जी हाँ, लिमिटेड सीट्स हैं, केवल 30 सीट्स को ही ये अवसर दिया जाएगा, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। इस वक्त ये लिमिटेड इंट्रोडक्टरी ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर इसको हाथ से जाने ना दें। आप देख सकते हैं आईकनिक के ऊपर इतना सारा आपको एडवांटेज यहां पर मिल रहा है, जो कि केवल और केवल आईकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन में है। तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। सबसे पहले दोस्तों अगर आप FCRA अमेंडमेंट बिल की बात करें तो देखिए बिल 25 मार्च को इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे ही बिल आया इमीडिएट प्रोटेस्ट पार्लियामेंट में हुआ। वैसे ही आप देखें तो इसको ऑन होल्ड रखा गया अप्रैल 2026 में, और स्ट्रीट और पार्लियामेंट्री दोनों प्रेशर हमको देखने मिला, सरकार ने एक्सपीरियंस किया। इसके बाद अगर आप देखें तो अभी मॉनसून सेशन में उम्मीद की जा रही है कि ये बिल पेंडिंग है और अब ये फाइनली डिस्कशन होगा और पॉसिबली पास हो जाएगा, लेकिन ऑपोजिशन देखने मिल रहा है। अब इसको कौन अपोज कर रहा है? अगर भारत की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑपोजिशन है, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, रीजनल पार्टीज, वो सब इसे अपोज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बिल के द्वारा आप NGOs को टारगेट कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रहे हैं। यहां पे कहीं ना कहीं आप ओवरडू कर रहे हैं। जब आप इस प्रकार से ये चेंज इंप्लीमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी सीजर कर लेंगे, तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। फंडामेंटल राइट ना सही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो उसका वायलेशन हो रहा है। दोस्तों वैसे ही अगर आप देखें तो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चर्च बॉडीज हैं, जो कि अगर आप देखें तो बड़े नाराज हैं, क्योंकि उनमें से कई हैं जिनका FCRA लाइसेंस रद्द हुआ था। काफी ज्यादा FCRA को लेकर अगर आप देखें तो मैल फंक्शनिंग उनके एंड पे कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो देखे गए थे, तो वो बड़े नाराज हैं। सिविल सोसाइटी, राइट्स ग्रुप हैं जैसे एमनेस्टी है ना, और अन्य कुछ इंडियन NGOs वो भी बड़े नाराज हैं। US लॉ मेकर्स भी नाराज हैं, क्रिश्चियन एडवोकेसी ग्रुप्स US में जो है वो भी नाराज हैं। दोस्तों खैर जो भी है, अगर आप इस बिल की बात करें तो पैसेज के लिए कुछ ऐसा नहीं है स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। साधारण बिल है, सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों में बस सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगर आप NDA की बात करें तो उनके पास क्लियर मेजॉरिटी है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, तो पास होने में कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन। लोग जो अगर आप देखें, एक जो तबका है जो इससे इंपैक्टेड होने वाला है वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। आप देख ही रहे हैं मार्को रूबियो से लेके US लॉ मेकर्स तक को इन्फ्लुएंस करता है, तो वो कारण है जिस वजह से ये अब तक डिले हो रहा है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो FCRA 2026 अमेंडमेंट बिल में है क्या, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो मैं ओवरव्यू दूंगा आपको। अगर आप इस बिल की बात करें तो इसमें बड़ा क्लियर है कि एक बार यदि आपका FCRA लाइसेंस जो आपको दिया गया था, जिसके आधार पे आपका NGO विदेश से पैसा लाता था, यदि वो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, वो फर्दर आपको एक्सटेंड नहीं किया जाता है, या आप फर्दर एक्सटेंड स्वयं नहीं करते हैं, रिन्यू नहीं होता है, किसी भी हाल में यदि वो लाइसेंस बंद हो गया, तो इसका मतलब है उसके बाद क्या किया जाए। एक बार आपका FCRA लाइसेंस नहीं है तो टेक्निकली एक तो क्या है कि आप अब फॉरेन से पैसा नहीं ले सकते, लेकिन जो अब तक पैसा लिया था उस पैसों से आपने जो प्रॉपर्टीज बनाए, जो आपने अगर आप देखें तो कहीं जमीन लिया, आपने दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया, वो पैसा बनाया, तो वो पैसा का देख रेख कैसे हो, वो फंसा हुआ है। तो इसके लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि उस पूरे प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेगी, फिर मैनेज करेगी, या एसेट्स डिस्पोज कर दिए जाएंगे, और उससे अगर आप देखें तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म होता है ये गवर्नमेंट फंड में डाला जाएगा, या गवर्नमेंट द्वारा किसी एंटिटी को दे दिया जाएगा कि इसी प्रकार का काम कीजिएगा। गवर्नमेंट का कहना बड़ा क्लियर है कि ऑलरेडी करीबन 37,000 ऐसे NGOs हैं जिनका FCRA लाइसेंस कैंसिल हुआ है, तो उनका जो फॉरेन फंड अभी भी भारत में है वो गायब ना हो जाए। जैसे ही FCRA लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, गायब होता है, इधर उधर कहीं चला जाता है, तो वैसा ना हो, डिसअपियर ना हो, वो भारत के काम आ सके। अब दोस्तों ये क्या इसके मायने हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी ये ओवरव्यू क्या था आपको मैंने बिल का दिया है।
अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एफसीआरए रूल्स में 2026 में कुछ मेजर चेंजेस भी किए गए हैं, जो ऑलरेडी रूल्स था एज इट इज इंप्लीमेंट हो चुका है। जिसमें क्या किया गया है, सबसे पहले तो क्या कर दिया गया है कि कोई भी एनजीओ किस पर्पस के लिए पैसा ले रहा है वो क्लियर करना होगा। एजुकेशन के ले रहे हो तो एजुकेशन में ही काम करो, हेल्थ केयर के लिए ले रहे हो तो हेल्थ केयर में ही काम करो, रीजन बताना होगा, गुजरात में के लिए लिए हो तो गुजरात में ही काम करोगे, वो पैसा एमपी जाके ना देना। तो ये चीजें क्लियर की गई हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो ट्रांसपेरेंसी मेजर्स लगाया गया है, जो सोशल मीडिया अकाउंट है क्लियरली दो, उसको मॉनिटर किया जाएगा। इसके सिवा पैसा आ कहां से रहा है, पूरा मनी ट्रेल बताओ। ऐसा नहीं होगा कि भारत में कोई एनजीओ है, वो विदेश के किसी एनजीओ का नाम ले ले, बोले उसने पैसा दिया ना, उसके पास पैसा कहां कहां से आया है पूरा पूरा डिटेल बताओ। इसके सिवा अन्य चेंजेस किए गए हैं कि आप किसी भी हाल में पैसा लेके आप प्रोसेलिटाइजेशन नहीं कर सकते हैं, कन्वर्जन का काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस किए गए। अब दोस्तों भारत का जो एफसीआरए फ्रेमवर्क है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। दुनिया में वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज जो खुद को बुलाते हैं, उनके यहां भी विदेशी पैसे पे नजर रखी जाती है। यूएस की बात करें तो वहां फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो क्लियरली कहता है कि वो जो भी फॉरेन प्रिंसिपल्स के लिए बिहाफ पे काम कर रहे हैं, विदेशियों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, उनका क्लियरली पहले बताना पड़ेगा। दूसरी बात, फॉरेन फंडिंग का कहीं से भी इलेक्शंस में रोल नहीं हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उनका एफआईआरएस है, फॉरेन इन्फ्लुएंस रजिस्ट्रेशन स्कीम। बेसिकली जो भी विदेश के हितों के लिए काम कर रहा है, उसको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम विदेश के हित के लिए काम करते हो, विदेश से पैसा लेते हो। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी स्कीम है। दोस्तों वहीं अगर आप देखें तो ये अपने देश में तो विदेशी पैसे को रेगुलेट करते हैं, लेकिन भारत कर रहा है तो क्या कहते हैं, सेनेटर जेम्स रीश, ये देखें तो चेयर ऑफ सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी हैं, ये कह रहे हैं भारत जब एफसीआरए कर रहा है तो ये यूएस लिंक्ड क्रिश्चियंस का कहीं ना कहीं हैरेसमेंट है। दोस्तों यहां पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स यूएस में दोनों एकजुट हैं कि ये कहीं ना कहीं एफसीआरए अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन एफसीआरए अमेंडमेंट धर्म मजहब देख के तो कुछ कर नहीं रहा। हिंदू के लिए भी सेम है, सिख के लिए भी सेम है, क्रिश्चियन के लिए भी सेम है, मुस्लिम के लिए भी सेम है, किसी में कोई भेदभाव ही नहीं है। तो फिर क्यों हो रहा है, इसको क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है? तो ये कहीं ना कहीं यूएस ही जवाब दे सकता है। जो भी है ये एक डबल स्टैंडर्ड्स है। जहां तक बात है इनके देश में जब फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट लगता है, फॉरेन इन्फ्लुएंस रजिस्ट्रेशन स्कीम लगता है, तो वो बहुत बढ़िया है। लेकिन भारत यदि विदेशी पैसे को रेगुलेट करे तो वो इनको नहीं देखा जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लेटेंट डबल स्टैंडर्ड्स है। अब दोस्तों आते हैं कि आखिरकार एफसीआरए टाइटन क्यों करना चाहिए। देखिए अगर आप फॉरेन फंडिंग की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस में काम लिए गए हैं। न्यूज क्लिक का केस आप देख लीजिए, चाइना से पैसा आया, नेविल रॉय सिंघम थे, दुनिया भर के मीडिया में वो पैसा घुमाते थे, चाइनीज प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते थे। वैसे ही 2014 का लीक्ड आईबी रिपोर्ट है, जिसमें अगर आप देखें तो 7 एंटी डेवलपमेंटल एजिटेशन भारत भर में हुए थे। न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल प्लांट्स, जीएम क्रॉप्स, पॉस्को, वेदांता प्रोजेक्ट ओडिशा में, नर्मदा बचाओ आंदोलन, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इन सब से आईबी का एस्टिमेट था 2 से 3% जीडीपी ड्रॉप होता है। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप देखें तो क्लियरली फॉरेन फंडेड एनजीओ इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीजें दिख रही हैं। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि सारे एनजीओ ऐसा ही काम कर रहे हैं, नहीं, कई तो सच में बहुत अच्छा काम करते हैं और देश को उनकी आवश्यकता है। लेकिन जो इस प्रकार के मैल फंक्शनिंग एनजीओ हैं, उन पे करारा कार्य होना चाहिए। दोस्तों ये जानते हैं विदेशी फंडिंग अगर हो रही है तो कई बार अगर अच्छे काम के लिए हो रही है तो वो होनी भी चाहिए, और इसी वजह से वो एनजीओ जो फॉरेन फंड ले रहे हैं उनको अलाउड है। खाली इतना, केवल इतना ध्यान रखना है कि फॉरेन फंडिंग लेके आप एफसीआरए रूल्स का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे एफसीआरए रूल्स के पीछे कारण बड़ा क्लियर है कि भारत की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं सहा जाएगा। दोस्तों आज भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार के डेवलपमेंटल वर्क्स को कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से बाधित किया जा रहा है, तो यह बेहद आवश्यक है कि इस प्रकार के जो एनजीओ बाधित कर रहे हैं, ये इंश्योर किया जाए कि ये फॉरेन फंडिंग के द्वारा इस प्रकार का काम ना करें, एटलीस्ट डेवलपमेंटल वर्क्स को विदेशी मास्टर्स के अनुसार कहीं से भी बाधित ना करें। दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है आखिरकार ये एनजीओ इतने परेशान क्यों हैं? देखिए हम देखते हैं मनी कैसे फ्लो होता है। सबसे पहले कुडनकुलम की बात करते हैं। मनमोहन सिंह जी के समय जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें एक फॉरेन फंडर होता है, वो क्या करता है, एक इंटरनेशनल एनजीओ को पकड़ता है, वो इंटरनेशनल एनजीओ एक डोमेस्टिक एनजीओ को पकड़ता है, फिर वो क्या करता है, अगर आप देखें तो पैसा देता है, कहता है हेल्थ के नाम पे थोड़ा, थोड़ा एजुकेशन के नाम पे, थोड़ा डिजास्टर रिलीफ के नाम पे। अब किसी के भी नाम पे पैसा आता था, ये लोग डाइवर्ट कर देते थे इस पैसे को अलग अलग तरीके से। प्रोटेस्ट में जो गाड़ियों से लोगों को लेके जाना है, लॉजिस्टिक्स में, खाना पीना देना है उसमें, वैसे ही आप देखिए तो जो लीगल फंड भी तो चाहिए। अब पकड़े जाएंगे, पुलिस ले जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं
तुरंत बेल करा के वापस भी लाना है, अदरवाइज दूसरे दिन कोई प्रोटेस्ट पे ही नहीं आएगा। तो वो लीगल फंड करना, कैंपेन मटेरियल्स, उन सब में खर्चा किया जाता था। अब दोस्तों ये सब हमने देखा होते हुए इसके बाद अगर आप देखें तो कुछ चीजें सीखी गई और इसके आधार पे 2020 में हमने एफसीआरए को अमेंड किया। लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर देखें तो 2024 में एनवायरॉनिक्स ट्रस्ट केस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एफिडेविट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्लियरली बताते हैं कि ये जो ट्रस्ट था इसको 90% पैसा विदेश से आता था, इस पैसे से ये पेड प्रोटेस्टर लाता था, जो बोलो उसमें आंदोलन जीवी थे वहां भेज दिए जाते थे। जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए है ना, किसी को अगर वर्कर्स प्रोटेस्ट है तो वर्कर भेज दिए जाएंगे, है ना, वैसे ही कोई और नाम ले ले तो कोई और नाम से उस पर्टिकुलर डेमोग्राफी के लोगों को विमेन प्रोटेस्ट है तो वहां भेज दिया जाएगा। बाकी इस प्रकार से इंडिविजुअल्स को भेजा जाता था और वो डेवलपमेंटल वर्क्स को रोकते थे। ओडिशा में वैसे ही इस प्रकार के प्रोटेस्ट करवाए गए और बोला गया कि नहीं जी हम तो रिलीफ पैकेज बांट रहे हैं, उसके लिए पैसे बांटे गए थे। और इस प्रकार से ये सब फॉरेन एंटिटीज से लिंक्ड थे, डेवलपमेंटल वर्क्स को रोकना था। अब दोस्तों 2019-20 में शाहीन बाग आपको याद ही है किस प्रकार का प्रोटेस्ट होता है, उसके आधार पे हमने क्या किया, विदेशी फंडिंग को ध्यान में रखते हुए 2020 एफसीआरए अमेंडमेंट किया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये अधिकतम प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। बचा कुचा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, जो यहां पे देखा कि हेल्थ के नाम पे पैसा जा रहा है, खर्चा कहीं और हो जा रहा है, तो 2026 रूल्स जो पिछले महीने ही आया है, जो हमने डिटेल में कवर भी किया है, उससे हमने क्या इंश्योर कर दिया कि भाई एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो पैसा दिया जा रहा है वो अगर आप देखें तो जिस पर्पस के लिए बोला जा रहा है उसी में यूज हो सकता है, जहां स्टेट में यूज होना है उसी स्टेट में यूज हो सकता है। वैसे ही अगर आप देखें तो फॉरेन नेशनल्स की फंक्शनरी नहीं हो सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल देखा जाता है और पूरा का पूरा अगर आप देखें तो मनी ट्रेल क्या है वो भी ध्यान में रखा जाता है। इसके सिवा ये पैसा डाइवर्ट नहीं कर सकते किसी और को, तो ये सब ध्यान में रखा जाता है। तो अधिकतम प्रॉब्लम अगर आप देखें तो सॉल्व हो गया। लेकिन एक मिसिंग पीस है, वो क्या है दोस्तों, अगर आप करंट लॉ की बात करें तो इसमें क्या है ना कि अगर एफसीआरए लाइसेंस कैंसल हो जाता है या रिन्यू नहीं होता है तो इससे फ्यूचर इनफ्लो रोक दिया जाएगा कि हाँ चलो अब इस एनजीओ को विदेश से पैसा भविष्य में नहीं आएगा। लेकिन ऑलरेडी इतना पैसा आया, उसका क्या, कोई लॉ ही नहीं है जिसके द्वारा जो पैसा उसका ऑलरेडी भारत में है उसको कैसे लिया जाए कंट्रोल में। उसकी ऑफिस बिल्डिंग है, उसके नाम पे करोड़ों की जमीन है, गाड़ियां हैं, इक्विपमेंट्स हैं, बैंक बैलेंस है, ये सब विदेशी पैसे से आया है। लेकिन सरकार करे तो करे क्या, उसको तो पास लॉ ही नहीं है जिसके द्वारा वो इसको ले सके। तो यहां पे कुडनकुलम केस में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट जानते हैं क्या किए थे उन एनजीओज का, जो कि अगर आप देखें तो इस प्रकार से विदेशी पैसा लिए थे, फिर क्रिश्चियन मिशनरी ग्रुप्स था उनमें पैसा गया था, तो क्या हुआ था उनके साथ बस और बस उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। लेकिन कोई लीगल पाथ ही नहीं था, जो विदेश से पैसा आया उससे जो फिजिकल एसेट बना उसको सीज किया जाए, इसके सिवा कोई तरीका ही नहीं था कि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसको बंद किया जाए। नतीजा क्या हुआ, लाइसेंस चला गया तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो प्रॉपर्टी है, उसके पास जो एबिलिटी है कि वो भारत में काम कर सके, उसके पास जो डोमेस्टिक फंड्स हैं वो एज इट इज काम करते रहे। भविष्य से इतना पैसा आ चुका है विदेश से, वो पैसे से वो अच्छा खासा ऑपरेट कर रहा है, जो काम कर रहा है वो कर रहा है। तो नतीजा ये हुआ दोस्तों, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि ऑलरेडी विदेश से बहुत पैसा पंप हो चुका है। इसका परमानेंट इलाज क्या है, इलाज ये है कि जो पैसा पंप हुआ है वो भी ले लिया जाए। दोस्तों इस वजह से अमेंडमेंट के बाद क्या होगा, जो इस मॉनसून सेशन में पास होना है, जो फॉरेन फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो विदेश से पैसा लाए उसके आधार पे जो आप ऑफिसेज बनाए, जो व्हीकल्स बनाए, लीगल वॉर चेस्ट आपने जो बना के रखा है, केसेस फाइट करेंगे, महंगे से महंगे वकील लाएंगे, वो सब अगर आपका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो ये सब ले लिया जाएगा। नतीजा ये जो आपका इकोसिस्टम है आंदोलन जीवियों का, वो परमानेंटली बंद किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस बिल के द्वारा होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं लास्ट फाइनल पीस होगा फॉरेन फंडिंग को वाटर टाइट तरीके से बंद करने में।